सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस लेक्चर रूम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है पिछले कई दिनों से जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़े हैं। इसमें मैंने जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पहला स्टेप था, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, ये हमने डिस्कस किया है। तो उसके बाद दूसरा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो तीसरा है दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो आज लास्ट टॉपिक जो इसका है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वी कैन सी दिस आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ मैं बताऊँ, यहाँ हमने पढ़ा ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पर दिस इज ग्लूकोज। सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पर इट विल अंडरगो ग्लाइकोलिसिस। तो जब इसकी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी तो इट विल गिव हियर पायरिक एसिड, ये भी हमने पढ़ लिया। तो उसके बाद यहाँ और यहाँ पर ये तो यहाँ ATP देगा, यहाँ पर ADP प्लस नार्गिक फास्फेट, दो मॉलिक्यूल से आप 4 वी कैन राइट, तो 4 ATP मॉलिक्यूल यहाँ बनेंगे। तो यहाँ पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स ये हमने पढ़ा कंज्यूम होते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स, ये भी आपने पढ़ लिया है। तो उसके बाद यहाँ पर और एक स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोजनेशन। यहाँ पर NAD, इसको रिडक्शन होती है जिसकी वजह से NADH, ये भी हमने पढ़ लिया। तो उसके बाद ये जो पायरुवेट है, तो इस पायरुवेट को ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होती है यहाँ पर। So here I can write down here oxidative डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर जब इसकी डिकार्बोक्सिलेशन होगी तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो साथ ही साथ ये NADH भी देता है, NAD, तो इट विल गिव NADH, ये भी हमने कल पढ़ लिया। तो उसके बाद यहाँ पर कोएंजाइम्स को होता है दिस गिव्स एस्टाइल कोएंजाइम, ठीक। तो ये देन इट फॉलोज क्रेब्स साइकिल। तो देन दिस अंडरगोज क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में हमने बहुत से स्टेप्स पढ़ लिए हैं। तो उसमें एक जगह हमें NADH मिलता है, ये हमने कल पढ़ लिया। NAD इसको रिडक्शन होती है, अगर आपको याद होगा ऑक्सोसाक्सिनिक एसिड पॉइंट है, तो वहाँ पर ये इसकी रिडक्शन होती है यहाँ पर जिसके वजह NADH, ये आप लिखो, ये बना लोगी। तो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर देखा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है जब अल्फा कीटा बुल्टोरिक एसिड बनता है। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट, एक तो CO2 निकलता है, दूसरा NADH भी बनता है, यहाँ पर NADH ये बनता है। तो तीसरा पॉइंट हमें जब सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड देता है तो उस वक्त ये GTP, इस वक्त ये GTP देता है, GDP प्लस नार्गिक फास्फेट यहाँ पर। तो एक और पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ लिया, जब फ्यूरिक एसिड बनता है तो यहाँ पर हमें FAD, ये FADH देता है, ये भी एक पॉइंट हमने इस पर पढ़ लिया। तो उसके बाद जब मैलिक एसिड यहाँ पर बनता है, मैलिक एसिड से वापस यहाँ हमें ऑक्सोएसिटिक एसिड बनता है, तो यहाँ पर NADH NAD को रिडक्शन होती है, तो ये NADH देता है। दिस इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल इन नटशेल। अगर आप इसको बनाओगे तो एक साल आपको फायदा देगा, KC, दिस इज क्रेब्स साइकिल। तो इसके बाद यहाँ से अब हमने देख लिया, जब हमने आउटपुट पढ़ लिया तो उस वक्त हमने देख लिया
यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ये देता है आउटपुट, और दूसरा NADH एंड FADH, और साथ ही साथ हमें ये 2 ATP मॉलिक्यूल्स भी फराहम करता है, तो दिस कॉल्ड एज आउटपुट। मगर जब हम C6H12O6 ग्लूकोज एज होल पढ़ते हैं रेस्पिरेशन, तो उस वक्त हम ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 ATP मॉलिक्यूल्स, है ना। ये जब हम इक्वेशन लिखते हैं ग्लूकोज की ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है या इसकी कंप्लीट रेस्पिरेशन होती है, तो उस वक्त ये एक तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, दूसरा ये वाटर देता है, तो फाइनली ये 38 ATP मॉलिक्यूल भी फराहम करता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कितने ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, ओनली 2, है ना। यहाँ पर सिर्फ 2, यहाँ पर तो हमें कितने ATP मॉलिक्यूल बने, 2, है ना, बने ना। अगर यहाँ से ले लीजिए यहाँ तक इतने ATP मॉलिक्यूल बने, तो इसमें 2 बने, और यहाँ पर 2, मान लो 4 ATP मॉलिक्यूल्स टोटल। यानी जब all glucose during glycolysis oxidated to carboxylation as Krebs cycle, तो यहाँ पर हमें 2 एज नेट ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यहाँ पर 2 2 + 2 = 4, तो टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स कितने आए हैं, 4, लेकिन हमें बनते कितने हैं, 38, तो इट इज लेस बाय 34 मॉलिक्यूल्स। एक बात तो ये है। दूसरी बात, यहाँ पर वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने देख लिया, यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, तो जब कंप्लीट होगा तो ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर देगा, 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वाटर आया कहीं यहाँ पर, वाटर कहीं पे आया मत आया यहाँ पर, वो यहाँ पर हम देखते हैं, एक तो हमें 34 ATP मॉलिक्यूल्स, 34 ATP मॉलिक्यूल ये देखते हैं कहाँ से आएंगे, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, जो वाटर यहाँ बनता है ये कहाँ बनेगा या कहाँ से आएगा या कहाँ किस पॉइंट पर बनेगा। सो ये 2 पॉइंट्स, नंबर 1 34 ATP मॉलिक्यूल्स, नंबर 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये बनाने के लिए अब हमें 4th स्टेप लेना पड़ता है यहाँ, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी दो, एक तो क्या 34 ATP मॉलिक्यूल्स, दूसरा क्या है वाटर मॉलिक्यूल। ये बनाने के लिए या ये प्रोड्यूस करने के लिए अब ये रुख करेगा कहाँ की तरफ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वही हमें आज पढ़ना है। ये तो मैंने आप दिया नक्शा, अगर ये आप याद रखोगे तो इस पर बहुत से ऑब्जेक्टिव आते हैं एग्जाम में। तो जो आज का टॉपिक अब पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो जब देखो यहाँ पर हमें एक तो NADH बनता है, नंबर 1, नंबर 2 FADH। बोर्ड की तरफ पहले देखो, पहले सीखो। 2 पॉइंट्स, एक तो बनता है हमें NADH, दूसरा बनता है क्या FADH। तो इनमें जो ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर नहीं रहेगा, इनको जरूर ऑक्सीडेशन होगी, ये लॉस करेंगे, तो ये दूसरे स्टेप पर जाएगा, फिर तीसरे स्टेप पर जाएगा। तो ये यहाँ पर एक चेन में जाएगा, यहाँ पर ये यहाँ पर चेन में जाएगा। तो उस चेन में आएंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो इस इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन के साथ वो हाइड्रोजन मिलेंगे, वो क्या बनाएंगे वाटर। यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ भी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फाइनली ये किसके साथ मिलेंगे, ऑक्सीजन के साथ, और बनाएंगे वाटर। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है यही एक सिस्टम बनाते हैं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी आप इस तरह लिखो, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम consists of a number of components, also called as
electron carriers. Electron transport system consists of a number of components or electron carriers which carry these electrons, and finally hydrogen reacts with oxygen to produce water. Hydrogen reacts with oxygen to produce water. तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आते हैं, अब बोर्ड की तरफ देखो, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो आते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. वो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं. मैंने आपको 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. नंबर 1 यहाँ से शुरू होता है NADH. नंबर 2 यूबिक्विनोन UO. नंबर 3 या इसको लिखो यूबिक्विनोन. नेक्स्ट इज FMN. यहाँ पर लिखेंगे, यूबिक्विन पहले लिखेंगे NADH के बाद लिखो FMN देन यूबिक्विनोन. तो उसके बाद साइटोक्रोम B, देन साइटोक्रोम C. उसके बाद आएगा साइटोक्रोम A. उसके बाद आएगा साइटोक्रोम A3. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So these are the 7 components or electron carriers through which these electrons start or take their journey. तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 4 components, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम, तो ये चारों के 4 कंपोनेंट्स हैं. यहाँ पर ज़्यादा यही है, तो इसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं. दिस आल्सो कॉल्ड एज साइटोक्रोम सिस्टम और चेन. क्योंकि यहाँ पर साइटोक्रोम जो है B, C, A एंड A3, क्योंकि ज़्यादा है यहाँ, जैसा इसके बिना पर इसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम सिस्टम भी कहते हैं. आप देखते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि यहाँ पर हमने बने NADH, ये जो बना NADH, पहले बोर्ड की तरफ देखो, NADH और FADH, इनमें एनर्जी स्टोर है. जब यहाँ पर तो रिएक्शन 2 होती है, एक तो वन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, सेकंड इज कॉल्ड एज रिडक्शन, है ना. फॉर एग्जांपल अगर ये NAD यहाँ पर है, यहाँ पर ये NAD है, इसको रिडक्शन होती है, देता है क्या NADH को ऑक्सीडेशन होकर वापस देगा ये NAD. क्लियर. यहाँ पर ये 2 रिएक्शंस होती है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में. दैट इज कॉल्ड, बोथ आर कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन. आपने 10th में पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन. दैट रिएक्शन इन विच बोथ रिडक्शन आल्सो एज वेल एज ऑक्सीडेशन बोथ स्टेप्स टेक्स प्लेस. तो यहाँ पर पहले ऑक्सीडेशन होगी या पहले रिडक्शन होगी, उसके बाद ऑक्सीडेशन होगी या पहले ऑक्सीडेशन होगी फिर बाद में रिडक्शन. तो इनमें एनर्जी, ये जो है ना, ये रिड्यूसिव फॉर्म NADH, इट कंटेन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन कैरियर से जाता रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर उस वक्त सफ़र करते वक्त ये एनर्जी लॉस करेगा, ये एनर्जी लॉस करता है. सो दैट एनर्जी रिजल्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन जर्नी in electron transport chain. During the electron journey in electron transport chain,
the energy is lost, which result is the combination of the energy is lost. Lost में देखो आप released. The energy is released. The energy is released, which results the combination of ADP and inorganic phosphate. ADP and inorganic phosphate, that is called as phosphorylation. Phosphorylation. That is called as phosphorylation. तो हम यहाँ देखिए स्टार्ट करेंगे. मान लो ये पहले हम लिखेंगे NaDH. बोर्ड की तरफ आप देखो NaDH. इसको यहाँ पर ऑक्सीडेशन अब होगी तो ये क्या देगा NaD. तो यहाँ पर दूसरा सबस्टेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड एज FMN. FM ये FNM सॉरी FMN ये आएगा यहाँ पर. इसको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इसको ऑक्सीडेशन हुई तो ये इलेक्ट्रॉन ये देगा यहाँ पर. तो यहाँ पर बनेगा FMNH. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको ऑक्सीडेशन हुई, इसने दिया NaD. वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक. तो इसको अब रिडक्शन हुई तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आएगा दूसरे पर, दैट इज कॉल्ड एज यूबिक्विनोन. यूबिक्विनोन ये एक प्रोटीन है. तो इसको अब रिडक्शन होगी, ये क्या देगा UQH, ठीक है. ये देगा UQH. बाद में इसे भी ऑक्सीडेशन होगी, वापस क्या देगा ये, वापस देगा UQ. तो यहाँ पर और एक कंपाउंड आएगा दैट इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम CYP साइटोक्रोम B. आगे बढ़ते हैं. आप क्या करोगे, मैंने बहुत कुछ पढ़ाया तो मैं रिपीट करूँगा आपके. पहले आपकी देखो यहाँ पर आप तो बाद में आए, थोड़ा बहुत मैं रिपीट कर लूँ. आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो कल तक हमने पढ़ लिया ग्लूकोज, इट अंडरगोज ग्लाइकोलिसिस. तो यहाँ से बनता है पायरिक एसिड. तो पायरिक एसिड को ऑक्सीजन डिकार्बोक्सिलेशन होती है तो हमें मिलता है एसिटाइल कोएंजाइम. वो क्रेब्स साइकिल में घुस जाता है तो यहाँ पर एक स्टेप पर NaDH बनता है, एक स्टेप पर डिकार्बोक्सिलेशन होती है, एक स्टेप पर डिकार्बोक्सिलेशन एज NaDH बनता है, एक और स्टेप पर जहाँ पर GTP का जो हमने पढ़ा, और एक स्टेप पर FADH बनता है, तो एक स्टेप पर NaDH बनता है. ये क्रेब्स साइकिल है. तो उसके बाद यहाँ पर हमने एक्चुअली मैंने इनको बताया ये जो C6H12O6 है, जब हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इट गिव्स CO2 6 times plus 6 times water plus energy in the form of ATP 38 ATP molecules. लेकिन जब यहाँ देखते हैं दो यहाँ ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दो यहाँ पर कितने हो गए 4, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 हो गए 4 ATP मॉलिक्यूल्स. तो बाकी कहाँ गए, बाकी रहा यहाँ पर 34 ATP मॉलिक्यूल्स. वो कहाँ से आएंगे. दूसरा यहाँ पर हमने पढ़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड कितने निकले 6, 1 2 यहाँ पर 3. जब सेकंड चक्कर ये करेगा तो और 3 आएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया. लेकिन यहाँ पर एक तो वाटर ये नहीं हमें दिखता है कहाँ से निकलता है. दूसरा पॉइंट जब 34 ATP मॉलिक्यूल्स हमने बनाने हैं या प्रोड्यूस करने हैं कहाँ से आएंगे. तो ये 2 पॉइंट्स हैं, एक CO2 दूसरा ATP मॉलिक्यूल्स. ये बनाने के लिए अब ये
अदर स्टेप करता है दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पर हमें बने दो सबस्टेंसेस, एक तो NADH है ना, NADH और एक FADH, यही इस सिस्टम में दाखिल होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसमें दाखिल होंगे ये, तो ये इनके पास बहुत एनर्जी है क्योंकि इनमें रिडक्शन हुई है, उन्होंने एनर्जी गेन की है, तो ये एनर्जी लूज करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दाखिल हो जाएंगे तो ये एनर्जी लूज करेंगे, तो वो एनर्जी हमें ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को कंबाइन करने में मदद होगी, दैट विल गिव ATP। क्लियर? तो यही हमने पढ़ना है आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वेरियस कंपोनेंट्स आते हैं, तो उनको हम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इट कंटेन्स a number of components, they act as electron carrier, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन पे लेना है एक स्टेप से दूसरे, दूसरे स्टेप से तीसरे, सो दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो मैंने इनको बताया, आपको भी बताओ। नंबर 1 NADH, नंबर 2 FMN इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आता है। मैं सब कुछ बताऊँ आपको, आप सुनो। उसके बाद यूबिक्विनोन ये आता है, उसके बाद साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। ठीक, ये तो एक सिस्टम है जो आपने बताया ना FADH, वो मैं बताऊंगा। तो कितने आगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मैंने कहा यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को जर्नी कराते हैं। और जब ये इसको जर्नी कराते हैं, जर्नी करते समय कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो वो क्या बनाता है ATP। क्लियर? तो कितने आ गए? 7। तो लेकिन इनमें ज्यादातर क्या है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, दीज आर आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट्स, सो दे आर 7, दे आर 4, सॉरी दे आर 4, 1 2 3 एंड 4, तो उसको हम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट कंटेन्स 4 साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा आपको बताया। यहाँ पर अब हमने स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कहाँ से? NADH। यहाँ पर 2 रिएक्शंस होंगे, वन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक, सेकंड इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉन जब इस चेन में दाखिल होगा तो सफर करते करते यहाँ पर 2 रिएक्शंस होंगे, वन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, सेकंड इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक, तो दिस इज इन नटशेल कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। 10th में आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन जब ये हो जाएगी, इस समय कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी ATP बनाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने लिखा पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड एज NADH, इसको रिडक्शन हुई है यहाँ पर, तो अब इसको ऑक्सीडेशन होगी, ये वापस क्या देगा? NAD, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा FMN, ये इसके साथ मिलेगा, देगा क्या? FMNH, ये रिड्यूस होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकेगा नहीं, ये आएगा यहाँ पर, इसको क्या? ऑक्सीडेशन होगी। ठीक, तो ये इसको रिडक्शन होगी, ये क्या लेगा? यूबिक्विनोन H, रिड्यूसर फॉर्म, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रुकेगा, तो ये आएगा यहाँ पर, इसको होगी ऑक्सीडेशन, ये देगा UO2। तो ये साइटोक्रोम B, जब मैंने कहा इसमें इट इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन या कंपोनेंट, तो यहाँ पर मैं लिखूँ Fe, यहाँ पर मैं लिखूँ Fe, इसको रिडक्शन होगी, तो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन 3 चार्जेस, है ना। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, इसको ऑक्सीडेशन होगी, ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव Fe+++। जब 3 चार्ज होंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पास करता है यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, यहाँ पर आएगा साइटोक्रोम C, तो इसको भी मैं लिखूँगा F, ये इसकी रिडक्शन होगी, तो रिडक्शन जो साथ ही ऑक्सीडेशन भी होगी, Fe+++। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकेगा नहीं, उसके बाद आएगा क्या? साइटोक्रोम A, उसके बाद आएगा साइटोक्रोम A, तो यहाँ पर लिखूँ मैं
E प्लस प्लस, इसको अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगी, इट विल गिव Fe प्लस प्लस, प्लस मीन्स इट हैज लास्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ सोडियम है, जब ये इलेक्ट्रॉन लास्ट करता है हम लिखते हैं Na प्लस। इसी तरह यहाँ पर 2 प्लस से इलेक्ट्रॉन एक गेन कर लिया है, यहाँ पर 3 प्लस से इलेक्ट्रॉन 3। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, लास्ट वन आएगा यहाँ पर साइटोक्रोम A3, साइट A3, तो यहाँ सेम इज द केस Fe प्लस प्लस, तो इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगी Fe प्लस प्लस प्लस। वो ये इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन चलता 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 आया यहाँ पर, यहाँ तो आएगा ऑक्सीजन, तो हम देखते हैं ना C6H12 प्लस क्या करते हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ मिलता है, यहाँ पर ये वेट करता है, तो ये यहाँ से आएगा हाइड्रोजन, है ना, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा। सो जब यहाँ से हाइड्रोजन आएगा दिस विल गिव H2O, बातें नहीं, दिस विल गिव H2O। तो ये वाटर जो यहाँ पर बनता है दिस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वाटर, ये कोई ऑब्जेक्टिव आता है। द वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वाटर। The water produced during respiration is called as metabolic water। तो आ गया हमारा यहाँ 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 टाइम्स वाटर, तो आ गया ना। ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स 6O2, यहाँ तो एक बना, यहाँ एक बना, यहाँ 3, जब दूसरा चक्कर करेगा तो और 3 बनेंगे, आगे ये 6 भी, और यहाँ पर वाटर तो बनेगा, आ गया वाटर भी यहाँ पर। अब क्या रहा ATP मॉलिक्यूल्स, है ना, अब तो ये बनाने हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जर्नी करता है, दिस इज कॉल्ड एज डाउन हिल जर्नी। सो दिस इज कॉल्ड एज डाउन हिल जर्नी। The journey here carried out by electron, that is called as downhill journey, ऊपर से आता है ना, तभी मैंने बनाया ऐसी लाइन में, वरना में स्ट्रेट बना था। तो जब ये सफ़र करता है, जर्नी करता है, तो कुछ इसमें पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर ये एनर्जी रिलीज इतनी करता है कि ATP बनता है। एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, दाखिल हो गया कहाँ पर FMN में, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज इतनी होगी कि ये ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करने में मदद करेगा। तो यहाँ क्या बनेगा ATP, ठीक, एक स्टेप यहाँ पर और एक स्टेप यहाँ पर भी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स ATP, और एक तो यहाँ पर जिस स्टेप पर यहाँ पर भी ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स ATP। देखो एक NADH हमने मॉलिक्यूल यहाँ लिया, तो कितने ATP में बने यहाँ पर 1 2 3, ये आप याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव आता है, यानी एक NADH 1 NADH, और एक NCERT पर लिखा है इस तरह NADH प्लस H प्लस, ऐसे है ना, वहाँ पर ऐसे लिखा है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यहाँ पर। तो 1 NADH प्रोड्यूसेस 3 ATP मॉलिक्यूल्स, ये आप याद रखो। 1 NADH जब इससे गुजरेगा तो इट विल प्रोड्यूस 3, क्या एक यहाँ पर 1 2 3। अब तो दूसरा जो आप भी कह रहे थे FADH, वो यहाँ से सफ़र नहीं करेगा, वो सफ़र यहाँ से करेगा। FADH यहाँ से सफ़र शुरू करेगा। इसमें अब ऑक्सीडेशन होगी, दिस विल गिव FAD। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन वो यहाँ आएगा, किस पर, ये भी कोई नहीं, यानी FADH सफ़र कहाँ से करेगा, ये आप याद रखो,
इट्स स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम यूबिक्विनम, यूबिक्विनम से स्टार्ट होगा इसकी जर्नी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ऐसे में लिखूंगा यहाँ पर FAD, जब इसकी ऑक्सीजन होगी तो ये FAD, यहाँ पर FADH में लिखूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा किस पर, U के ऊपर, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से ये सफर शुरू करेगा, कहाँ से, U क्यों से, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है। NADH यहाँ से सफर करता है, तो ये FMN जो ये इसमें नहीं आता है, किसमें, FADH में। FADH डायरेक्ट कहाँ से सफर करता है, तो कितने ATP बनते हैं जब FADH से सफर करता है, जब NADH के सफर यहाँ पर स्टार्ट किया हमने 1 2 3 बने, अब FADH यहाँ से आ गए, कितने बनेंगे अब, तो यहाँ ये हमने छोड़ना है, बोर्ड की तरफ सारे लिखे, यहाँ तक हमने छोड़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2, वो 1 FADH गिव्स 2 ATP मॉलिक्यूल्स। ये समझ में आ गया आपको नहीं, ये से कौन है, NADH यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर एक ATP मॉलिक्यूल बनता है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ। लेकिन जब FADH जिसका सिस्टम फर्स्ट, जिसका सिस्टम सेकंड, तो सिस्टम फर्स्ट से हमें 3 ATP मॉलिक्यूल आते हैं। सो इसका मतलब यह है कि NADH प्रोड्यूसेस 1 NADH प्रोड्यूसेस 3 ATP मॉलिक्यूल्स। तो सिस्टम सेकंड UQH से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब है इट विल प्रोड्यूस 2 ATP मॉलिक्यूल्स। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो पाथ है, दिस पाथ इज आल्सो कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पाथ। ये आप लिख लो, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो कॉल्ड एज metabolic path, metabolic path, it is also called as metabolic path। अब हम देखेंगे, हमने कहा 38 ATP मॉलिक्यूल आते हैं, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अब ये देखना है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस, ये दो तरह से हमें प्रोड्यूस होते हैं। एक तो डायरेक्ट सबस्ट्रेट से बनता है, ये आप देखो एक पॉइंट, व्हेन ATP इज फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम सबस्ट्रेट, व्हेन ATP इज डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सबस्ट्रेट, इट इज कॉल्ड एज, व्हेन ATP इज डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सबस्ट्रेट। देखो यहाँ पर ATP बना है ना, या यहाँ पर ATP बना, ये तो सबस्ट्रेट, यहाँ NADH से नहीं बना, ये डायरेक्ट किससे बना, सबस्ट्रेट से। दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। वो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मीन्स when ATP is directly produced from substrate or fuel। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट सबस्ट्रेट नहीं है, यहाँ पर एनर्जी स्टोर हुई किस में, NADH में या FADH में, तो उसके बाद ATP बनते हैं। तो यहाँ पर जो ये फास्फोराइलेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, या इस तरह लिखा, द फास्फोराइलेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। Phosphorylation is of 2 types. Phosphorylation (PPR) it is of 2 types. One is called as oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation takes place in mitochondria. It takes place in mitochondria. तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी जो है टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट, तो दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो दैट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। The phosphorylation takes place in the presence of light is called as photophosphorylation.
takes place in the presence of light and produces ATP. So it takes place in this chloroplast. So this phosphorylations are two types. Number one, oxidative phosphorylation takes place in mitochondria. It needs oxygen. Second, photophosphorylation takes place in chloroplast, needs light and produces ATP. So these are the two. हमें बहुत से इसमें डिफरेंस लिखना है, लेकिन जब हम फोटोफॉस्फोराइलेशन काटेंगे तो वो मैं बताऊंगा आपको इसकी डिफरेंस उसका। तो अब हम यहाँ पर चार्ट बनाएंगे नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ पर कितने बने हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। कहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस में। आप देखो यहाँ पर चार्ट बनाएंगे, यहाँ ऐसे लिखो, फिर मैं दूसरे लेक्चर पर बनाता हूँ। ग्लाइकोलिसिस इसमें कितने बनते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक। इसके बाद ग्राफ साइकिल AC, इसमें कितने बनते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, है ना। यहाँ पर एक बनता है, जब दूसरा चक्कर करेगा दूसरा बनेगा। सो 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। उसके बाद देखेंगे हम NADH। हमने बोला यही साल को, उसे बोला लेकिन ये गलत है। हमने यही बोला कल साल। So I think time is now over. I should stop here. So tomorrow we will continue respiration. So thank you for